ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। आप देख रहे हैं एजेंडा, जिसमें हम चर्चा कर रहे हैं लोकसभा के आज के विधायी कामकाज की। लोकसभा में आज रेल बजट पेश किया जाना है। मोदी सरकार का पहला रेल बजट है। इस रेल बजट से क्या कुछ उम्मीदें की जाएं? क्या वास्तव में रेलवे को लेकर जो सवाल अब तक उठते रहे हैं, उन सवालों के जवाब इस बजट में देखने को मिल सकते हैं? यही समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद वीरेंद्र कश्यप जी भी जुड़ चुके हैं। हिमाचल प्रदेश शिमला से चुनकर आते हैं। बहुत बहुत स्वागत है कश्यप जी आपका भी। रेलवे को लेकर सवाल बहुत हैं, उनमें से अधिकांश सवाल आप लोगों ने भी उठाए हैं, जवाब विपक्ष में थे। क्या हम मान लें कि यहाँ चमत्कार दिखने जा रहा है अब से कुछ देर में और उन सारे सवालों के जवाब आज मिल जाएंगे? इसमें कोई दो राय नहीं कि पिछले 5 वर्षों में सांसद होने के नाते हमने बहुत से मुद्दे रेलवे से संबंधित उठाए हैं जी, परंतु आज उम्मीद है कि कुछ इस तरह के योजनाएं इस रेल बजट में आए जिससे हमारा विस्तारीकरण सारे देश में हो, हर कोने तक रेल पहुंचे जी। इस प्रकार की योजनाएं जो है वो आरंभ की जाएं। और दूसरा ऐसा है कि रेलवे का विस्तारीकरण, जब रेलवे की बात होती है तो हर सांसद थोड़ा व्यक्तिगत हो जाता है, अपने संसदीय क्षेत्र पर ज्यादा केंद्रित रहता है कि मेरे यहाँ पर ये ट्रेन नहीं है, मेरे यहाँ पर ये ट्रेन नहीं है। आप शिमला से आते हैं। हिमाचल प्रदेश में रेल लाइन 296 किलोमीटर है पूरे राज्य में। आपको लगता है, और आप हिमाचल को लेकर आप तमाम लोग अब तक सरकार को घेरते भी रहे थे कि देखिए कितनी अनदेखी हो रही है हिमालयन राज्यों की, इस बार कुछ तस्वीर बदलने जा रही है क्या? वैसे पिछले दिनों रेल मंत्री से बातचीत भी हुई है, सभी सांसद मिले हैं, उनको आश्वासन मिल गया है। आश्वासन उन्होंने दिया है और आश्वासन उसको क्रियान्वित होना भी चाहिए। परंतु जो आपने ये फिगर दी है ये टोटल फिगर है। हाँ। परंतु स्वतंत्रता के बाद कुल मात्र 44 किलोमीटर रेल जो है हिमाचल प्रदेश में आज तक बनी है। और हम ये कह सकते हैं कि पहाड़ी इलाकों को कोई भी सरकारें आई है 67 सालों में 44 किलोमीटर, कुल 44 किलोमीटर। राजेश रंजन जी, नहीं, इसमें एक ही बात मैं कहना चाहता हूं कि पहाड़ी राज्यों में अगर आप पर्यटन को विकास करना चाहते हैं, पर्यटन का एक्सपेंशन करना चाहते हैं, तो ट्रेन का एक बहुत अच्छा माध्यम हो सकता है। और ट्रेन अब आपकी इस बात को, सिफारिश को, और इसमें नहीं, एक बात मैं और कह देता हूं कि ट्रेन जो आज हमारे पास है उसमें सुविधाएं हों, तो सुविधाएं अगर होंगी तो पैसा लोग देना चाहते हैं, सुविधाएं नहीं देंगे और आप पैसा भी लोगों से ले रहे हैं जो अभी तो सुविधाएं भी नहीं दे रहे हैं। हाँ। सिक्योरिटी होनी चाहिए, ठीक है, महिलाओं का सिक्योरिटी जो है। 67 सालों में 44 किलोमीटर रेल ट्रैक। देखिए मैं एक बात बता, ये तब हो रहा है जब बिहार के सबसे ज्यादा रेल मंत्री रहे। ये आपने किया क्या है? नहीं, देवभूमि है। निश्चित रूप से इन्होंने जो बातें कही है कि रेलवे एक ऐसा जरिया है इस देश का जो कॉमन आदमी तक, आम आदमी तक, जो सबसे अंतिम व्यक्ति है, गरीब व्यक्ति है, उसे यदि सबसे अत्यधिक किसी चीज़ों से उम्मीद है, चाहे वो किसान हो, चाहे वो मध्यवर्गीय छात्र हो, चाहे वो मजदूर हो, उसे रेलवे से सबसे ज़्यादा। और हिमाचल जो हम लोगों के लिए, पूरे देश के लिए गौरव है, चाहे वो सेनानी के रूप में हो, चाहे रेल मंत्री नहीं बने ना आज तक, तो समस्या ये रही। मैं सवाल उसी बात को कह रहा हूँ कि अच्छा है कि इन्होंने कहा है कि 44 साल, जो मुझे लगता है कि 44 किलोमीटर ही मात्र आज़ादी के बाद जुड़ पाया। 267 आपने बताया जी। तो निश्चित रूप से हिमाचल के साथ अनदेखी हुई है। एक नहीं, केवल हिमाचल नहीं है सर, मैं कुछ और राज्य उसी बात मणिपुर में केवल 1 किलोमीटर रेल लाइन बिछी हुई है, मिजोरम में 2 किलोमीटर है, अरुणाचल प्रदेश में 1 किलोमीटर है और मेघालय में है ही नहीं। मैं उन्हीं बातों को लाना चाह रहा हूँ कि चाहे वो छोटा स्टेट हो, चाहे बिल्कुल ही सेपरेट स्टेट हो, मणिपुर का मामला हो, चाहे मेघालय का मामला हो, निश्चित रूप से इस देश के भारतीय रेल को और इस देश की सरकार को कश्मीर से कन्याकुमारी और मेघालय से लेकर के ठीक है, ये तो आगे होना चाहिए। आप ये बात मानते हैं कि अब तक जो रेल मंत्री रहे हैं उन्होंने न्याय नहीं किया इन राज्यों के साथ, जिसमें आपके राज्य में सबसे ज्यादा है? एक बात मैं आपको जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ कि अभी जो आप कश्मीर, अभी कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री जी गए थे, जो बहुत बड़ा उद्घाटन हुआ, समारोह हुआ, वो देन हमारी सरकार की। कश्मीर को यदि आप देखेंगे, कश्मीर को जोड़ने वाली जो रेल परियोजना रही है, उसको प्राथमिकता के आधार पर यूपीए की सरकार ने इस तरीके से, यदि कुछ स्टेट में नहीं हो पाया, हो सकता है कोई टेक्निकल कारण हो, बहुत सारी चीजें मैं उससे। और जहां तक बिहार का सवाल बार बार आपने उठाया, बिहार की स्थिति आज के दिन भी मैं आपको जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि बहुत ऐसे क्षेत्र हैं, मतलब आप अपने क्षेत्र का, अपने राज्य का भी भला नहीं कर पाए। नहीं, मैं वही बात कह रहा हूं ना कि ललित नारायण मिश्रा जी से लेकर के प्रथम रेलवे मिनिस्टर से लेकर के आज तक बहुत रेल मंत्री बने हैं। निश्चित रूप से बहुत कुछ हुआ, लेकिन जो बहुत
अत्यधिक होना चाहिए वो था, नहीं हो पाया। वो नहीं हो पाया। हम इस भ्रम में ना जिएं कि बिहार में सब कुछ दूसरी हुआ। सबसे बड़ी ठीक है। बात, दूसरी सबसे बड़ी बात कहना चाहूंगा कि इन्होंने जो बातें कही कि सर पहली बार सुनकर आए सांसदों को भी समय दिया वही बात, मैं रेलवे बजट पर एक बात ठीक है, आपको कहना कह चाहूंगा दीजिए। कि रेलवे बजट में जो अच्छे दिनों की बात है, मैं बार बार इस बात को उठाता रहा हूं कि रेलवे छात्रों के लिए क्या करती है, रेलवे किसानों, जो किसान जो सबसे ज्यादा जानकार परेशान बैठे हुए हैं हमारे साथ, हम उनसे किसान पूछ लेंगे सबसे कि ज्यादा क्या कुछ परेशान है, होना उसके चाहिए। लिए क्या करती अनुप्रिया है? जी, मैं आपसे रेलवे समझना में चाहूंगा। से सबसे ज्यादा सफर मजदूर इस रेल करती है। बजट में क्या सारी समस्याओं का हल हमें मिलने जा रहा है या ये जल्दबाजी होगी? हम अति उत्साही हो रहे हैं। देखिए, सारी समस्याओं का हल तो एक बजट से नहीं मिलता है, लेकिन ये जरूर उम्मीद हम कर रहे हैं कि अधिकतर समस्याओं का हल निकलेगा। अगर 9 जून के महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण को हम थोड़ा सा याद करें तो उन्होंने साफ तौर से एक बात कही थी कि रेलवे का आधुनिकीकरण और उसका पुनर्निर्माण ये सरकार की जो इंफ्रास्ट्रक्चर एजेंडा है उसके टॉप पर है, उसकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। ठीक है। तो अगर उन बातों का हम स्मरण करें तो कहीं ना कहीं अपने आप ही ये बातें स्वतः हमारे संज्ञान में आती हैं कि आज जब बजट प्रस्तुत किया जाएगा तो उसमें यात्रियों की सुविधाएं बढ़ाने पर जोर होगा। पहाड़ी और पूर्वोत्तर राज्यों में जो रेलवे लाइन नहीं पहुंच पाई है इतने वर्षों में, जिसमें अधिकतम समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार रही है, तो ये इसमें कहीं ना कहीं बढ़ोतरी होगी। साथ ही हमारे जो फ्रेट कॉरिडोर्स हैं वो बढ़ाए जाएंगे, और क्योंकि हमारा काफी रेलवे में सेफ्टी को लेकर, एक्सीडेंट्स को लेकर काफी बड़ी समस्या रही है, तो उन एक्सीडेंट्स को कंट्रोल करने के लिए सरकार की कोई नई योजना हमारे सामने आएगी। ठीक है, लेकिन अनुप्रिया जी ये सब संभव कैसे हो पाएगा? अलग अलग समितियां बनी हैं जिनकी अपनी सिफारिशें हैं। मतलब आधुनिकीकरण को लेकर 8,22,000 करोड़ की जरूरत है, सुरक्षा सुधारने के लिए 1 लाख करोड़ की जरूरत है, जो पेंडिंग प्रोजेक्ट्स हैं उनको पूरा करने के लिए 4.5 लाख करोड़ की जरूरत है, सिग्नलिंग सिस्टम सुधारने के लिए 25,000 करोड़ की जरूरत है, जो पुराने पुल हैं उनको सुधारने के लिए 33,000 किलोमीटर 33,000 करोड़ की जरूरत है, 14,30,000 करोड़ के आसपास की जरूरत है। क्या ये जरूरतें पूरी हो सकती हैं? नहीं, अगर हम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर गौर करें तो उन्होंने कहा था कि पीपीपी को प्रमोट किया जाएगा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को। तो कहीं ना कहीं फॉरेन इन्वेस्टमेंट और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बढ़ाए बगैर अगर हम कल्पना करें कि जो हमारा रेलवे है वो घाटे में चल रहा है और जितने फंड की आवश्यकता है रेलवे को रिवैम्प करने के लिए या उसको मॉडर्नाइज करने के लिए, सुविधाएं बढ़ाने के लिए, तो उस फंड की व्यवस्था करना, उसकी एक नीति तैयार करना सरकार का काम है। पीपीपी मंत्रा के जरिए आगे बढ़ना होगा। संजय जी, ममता बनर्जी जब रेल मंत्री थी, विजन 2020 जिसमें उन्होंने कहा कि 14 लाख करोड़ की जरूरत है, 65% पीपीपी से जुटाया जाएगा। जानकारी मिली कि 14 लाख करोड़ में केवल 100 लाख करोड़ रुपए आ पाया, 100 करोड़ रुपए आ पाया। क्या ऐसी स्थिति इस बार भी रहनी है या सरकार बदलने के बाद निवेशकों में भी चीजें बदलती हैं? संदेश जाता है कि हाँ, अब निवेश कीजिए आप, रेल फायदे का सौदा होगी। अब हर 6 महीने पर रेल मंत्री नहीं बदलेगा। बिल्कुल जाता है संदेश। सरकार की नीतियां, सरकार का जो लीडर है वो उसकी पर्सनालिटी क्या है, उसका विज़न क्या है, इससे बहुत कुछ तय होता है। और इस सरकार का जो विज़न है और अभी तक जो कुछ दिखाई पड़ा है उससे ये स्पष्ट है कि नंबर 1, उन्होंने ये संदेश दे दिया है अंतर्राष्ट्रीय निवेशक समुदाय को कि रेलवे को हम घाटे पे नहीं चलाना चाहते हैं। ठीक है, नंबर 1, और यही सबसे बड़ा आश्वासन है निवेशक के लिए कि रेल घाटे पे नहीं चलेगी। इसको राजनीतिक रेवड़ियां बांटने का, आम आदमी पर बोझ डाल, हाँ, आम आदमी पे बोझ डाल को बचाने के लिए, उसको कम करने के लिए दूसरे तरीके हैं, लेकिन निवेशक को पहले आपको आश्वस्त मतलब हमारी प्राथमिकता में निवेशक है, आम आदमी यात्री नहीं है। आम आदमी उसके बाद आता है, आम आदमी निवेशक आएगा तो आम आदमी अपने। लेकिन जिस भारतीय रेलवे को सर हम कहते थे कि सामाजिक उत्तरदायित्व, रेलवे सिर्फ व्यवसाय नहीं है, पैसा कमाने का जरिया नहीं है, हमारी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी है, जो अब तक कहा जाता रहा है बजट भाषणों में, आप जो कह रहे हैं वो इसका उल्टा है। आप कह रहे हैं कि व्यवसाय हमारी प्राथमिकता न, व्यवसाय प्राथमिकता नहीं है। आज की तारीख में रेलवे को सुरक्षित चलाए रखना ही सबसे बड़ी प्राथमिकता है। अगर रेल रहेगी नहीं तो ना आम आदमी को वो कुछ कर पाएगी और ना खास आदमी को। और क्या इसके लिए निवेशक ही एकमात्र जरिया है? 40,000 करोड़ की बजटरी सपोर्ट मिलती है रेलवे को, इतना बड़ा नेटवर्क दुनिया का, 40,000 करोड़ की सरकार से अतिरिक्त मदद, क्या ये पर्याप्त है? देखिए, बिल्कुल अपर्याप्त है। 40,000 करोड़, मैं तो कहता हूँ 40,000 करोड़ का और बजटरी सपोर्ट कम से कम मिले, वो भी कम है। लेकिन सरकार के पास अपना खजाना भी तो होना चाहिए। अगर सरकार का अपना खजाना ही खाली है तो रेलवे का खजाना कैसे भर सकती है या रेलवे को ही अकेले कैसे दे सकती है? नहीं, दूसरी तरफ आप 5,70,000 करोड़ टैक्स रियायतें देते हैं उद्योग जगत को, आपको भी तो अपनी प्राथमिकताएं तय करनी होंगी। देखिए, आप 8 लाख करोड़ किसानों को कर्ज के तौर पर दे देते हैं, जिसमें से 7,50,000 केवल एग्रो इंडस्ट्री को फायदा होता है।
देखिए ऐसा है, हमारे देश में आपने एयर इंडिया को देखा जी। एयर इंडिया को सब्सिडाइज कर दिया गया, उसको 30,000 करोड़ का पैकेज भी दे दिया गया, इसके बाद भी एयर इंडिया अभी भी घाटे से उभरी नहीं। ठीक है। तो सब्सिडी देने या सिर्फ ये समस्या का समाधान नहीं है, कहीं न कहीं हमें निवेशकों को भी लाना पड़ेगा। बैलेंसिंग एक्ट, ठीक है। पीपीपी का मतलब ये नहीं कि प्राइवेट सेक्टर को दे दिया, वो एक भागीदारी है निजी क्षेत्र की, और निजी क्षेत्र बड़े पैमाने पर अगर पैसा लगाता है हाँ, तो हमें कम से कम एक वर्ग को अच्छी सुविधाएं देने के लिए तैयार रहना चाहिए। बाद में हम कॉमन मैन को सब्सिडी दे सकते हैं। ठीक है, यही बात पार्टी की तरफ से भी समझाई जा रही है, रेल मंत्री के द्वारा भी समझाई जा रही है। इसी तरीके की बातें आपके नेता भी करते थे जब आप रेल मंत्री थे, विदेश जाते थे, आप सिखाने की कैसे आप रेलवे को सुधार सकते हैं। तो इस बार दिक्कत क्या है? यहाँ भी सिर्फ विरोध के लिए विरोध नहीं। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि 5 साल तक रेलवे मंत्रालय में मंत्रिमंडल को रहने का मौका मिला है, बदला नहीं गया है। सर दिनेश त्रिवेदी 2012 में फैसला लेते हैं कि रेल बढ़ाया जाएगा और उसके बाद 2 साल में 4 रेल मंत्री बन जाते हैं। दिनेश त्रिवेदी जी, सीपी जोशी, पवन बंसल, मल्लिकार्जुन खड़गे, 5 साल लालू यादव जी भी रहे हैं। ठीक है, मैं यूपीए 2 की बात कर रहा हूँ, मैं यूपीए फर्स्ट की भी बात कर रहा हूँ। और जहां तक रेलवे का सवाल है, पूरी दुनिया में यह देश लोकतंत्र के मामले में और जनसंख्या के मामले में, लोकतंत्र, मजबूत लोकतंत्र और जनसंख्या और सबसे बड़ा देश, और उसके तो निवेशक आते हैं तो दिक्कत क्या है? इसी बात को तो मैं ला रहा हूँ। हमारा रेलवे आजादी के वक्त से लेकर के 67 सालों में हम कितनी बड़ी उपलब्धि, 56 सालों 67 सालों में जो सरकारें रही, और हम कहां से कहां, किस ब्रॉड गेज से लेकर के किस जगह तक हम रेलवे के आधुनिकरण से 10,000 लेकर किलोमीटर केवल अतिरिक्त लाइन जोड़ पाए हैं भैया। मैंने वही, मैं उसमें एडिशनल तो आप और आधुनिकीकरण की बात आपको नहीं दिख रहा है? आप रेलवे किस स्तर तक गया है, पूरी दुनिया ने स्टेशन बनाने का ऐलान करते हैं अपने रेल बजट में और फिर उस फैसले को वापस ले लेते हैं और कहते हैं पैसा नहीं है हमारे पास। पूरी दुनिया ने हमारे रेलवे मंत्रालय को, भारतीय रेलवे को से सीख लिया है। विपक्ष आंकड़े की बाजीगरी कहता है। और नहीं, एक बात और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आज जिन प्रगति को बढ़ाने की बात हो रही है, यदि हम इस मुकाम पर आजादी के 67 सालों में हमारा मंत्रालय और हमारी सरकार यदि इस आधुनिकीकरण तक हम नहीं पहुंचे होते और रेलवे को 40,000 करोड़, तो उसी आधुनिकीकरण को तो आगे बढ़ा रही है सरकार। एक बात मैं आपको और बता देता हूं, हमारी सरकार हमेशा बैलेंस रही है। एक सबसे बड़ा क्या दिक्कत है आपको? एक हमारी सरकार हमेशा बैलेंस इस मामले में रही है कि हम हर परिस्थिति में कॉमन आदमी के हित को ध्यान में रखते हुए 7 साल तक आप बढ़ा नहीं बढ़ाते हैं, रेलवे को पटरी से उतार देते हैं। हमने रेलवे को जिस मुकाम पर पहुंचाया है, या रेलवे मुकाम पर पहुंच गई है सरकार की रेलवे मुकाम पर पहुंच गई है क्या? राजेश जी, हम थोड़ा तसल्ली से चर्चा करते हैं सर, बहुत समय हमारे पास। क्या रेलवे मुकाम पर पहुंच गई है? नहीं, मैंने कहा मुकाम पर कभी कुछ नहीं पहुंचती है, करने के लिए सब कुछ बाकी रहता है। अभी ऐसा ही लगता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। आप नहीं, बिल्कुल देखिए, एक बात जानकारी, नेहरू जी ने एक बात कहा था, मैंने बहुत पढ़ा, मुझे लगा कि मैं दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ लिया, लेकिन अंतिम वक्त मुझे लगा कि मैंने कुछ नहीं पढ़ा, मैंने शुरुआत की थी। रखने की जरूरत है, ठीक है। एक छोटा सा ब्रेक लेने के लिए सर कहा जा रहा है, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और उसके बाद अनुप्रिया जी और कश्यप जी से भी थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि रेल बजट को लेकर क्या कुछ होना जरूरी है नीतियों के स्तर पर। इसी पर चर्चा एक छोटे से ब्रेक के बाद। सिर्फ 3 साल रखिए, सिर्फ 3 साल रखिए, उसके बाद जो डेमोक्रेसी उस पर कोई चर्चा न करिए, उसके तौर तरीके पर चर्चा न करिए। भैया दोनों पक्ष है, इंटरप्रिटेशन किसी एक लाइन से मत करिए, हर चीज का 2 पक्ष है। आप करें 4 महीने में रेल मंत्री बदले, उससे कोई दिक्कत नहीं। ये किसने कहा 4 मंत्रिमंडल बदले? अभी तो मंत्रिमंडल बदलने के लिए तैयार ही नहीं है। रेप केस में फंसने की बात कह रहे हैं, फोर गो, गजब बात आप कर रहे हैं। ये कहाँ से मंत्रिमंडल बदलेंगे? अभी तो हाईकोर्ट ने कम्युनिज्म लिया, अभी गडकरी साहब पर नया मामला आया है, कह रहा फोर गो एवर। अब उस सब बातें मत करिए ना, उस पर मैं नहीं जाना चाहता।
ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। आप देख रहे हैं एजेंडा, जिसमें हम बात कर रहे हैं लोकसभा के विधायी कामकाज की। करीब 12 बजे रेल मंत्री सदानंद गौड़ा लोकसभा में रेल बजट पेश करेंगे, सरकार का पहला रेल बजट। अनुप्रिया जी, आपसे समझना चाहूंगा, इतने लंबे समय के बाद भी आपको नहीं लगता कि जब हम बुलेट ट्रेन की बात कर रहे हैं ये विरोधाभास सा है? क्योंकि दूसरी तरफ हम यात्रियों को बुनियादी सुविधाएं तक नहीं दे पा रहे, मतलब उसको समय पर टिकट मिल जाए और वो साफ सफाई के माहौल में यात्रा कर सके, ये तक संभव नहीं हो पाया है 67 साल बाद। बिल्कुल सही कह रहे हैं, विरोधाभास तो है, लेकिन सिर्फ विरोधाभास है ये सोचकर हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को कहीं ना कहीं डिनाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है। बुनियादी सुविधाएं नहीं है हमारे पास, उनको हमें विकसित करना है, लेकिन साथ ही साथ जो नए कॉन्सेप्ट्स हैं उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए भी सरकार की प्रतिबद्धता नजर आ रही है और नजर आनी भी चाहिए। तो हमारे देश में जो कमियां रही हैं उनको मिटाते हुए नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते रहना, ऐसा मैं उचित ठीक है, लेकिन आपको नहीं लगता कि प्राथमिकता भी तय करनी चाहिए? राज्यों की राजधानियों तक ट्रेन पहुंचे और आम आदमी को सुरक्षित और साफ सफाई के माहौल में समय पर टिकट मिल जाए और वो सफर करे, हमें ये प्राथमिकता में रखना होगा? या हम 200-300 किलोमीटर के बीच में बुलेट ट्रेन चला दें और हम भी ये कह सकें कि भारत उन देशों में शामिल है जहां बुलेट ट्रेन चलती है, इसको हमें अपनी प्राथमिकता में? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि निश्चित रूप से आज हमारा रेल बजट आने वाला है और सरकार को अपनी प्राथमिकताओं का एहसास है। सरकार को पता है कि हमारे जनता या मतदाता को बुनियादी सुविधाओं की जरूरत है, तो सरकार की प्राथमिकता में ये निश्चित रूप से हमें दिखने वाला आज जो हमारा बजट प्रस्तुत होगा कि रेल यात्रियों की सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी, सुरक्षा बढ़ाई जाएगी, एक्सीडेंट्स को मिनिमाइज किया जाएगा, जिन राज्यों में ट्रेन रेलवे लाइन नहीं पहुंच सकी है उसमें उनको बिछाया जाएगा, और साथ ही ये जो नया हमारा कॉन्सेप्ट है बुलेट ट्रेन्स का, इसको भी लागू किया जाएगा। ठीक है, लेकिन एक युवा सांसद के तौर पर आपको लगता है कि जो कुछ सदन में कहा जाता है उसकी जवाबदेही भी तय होनी चाहिए? रेल मंत्री भाषण देकर निकल जाते हैं और वो बहुत सारी रिपोर्ट्स ऐसी हैं, बहुत सारे सर्वे ऐसे हैं जो 30 साल पहले हुए थे और आज तक लंबित हैं, 20 साल पहले घोषणा हुई थी, आज तक लंबित है। 2014 के रेल बजट में जो कुछ ऐलान हो रहा है उसकी जवाबदेही भी तय हो, आपसे सवाल पूछा जा सके कि आप कब तक ये करने जा रहे हैं? नहीं, बिल्कुल, जो भी सरकार अपना बजट प्रस्तुत कर रही है और जो मॉडल जनता के सामने रख रही है उसके प्रति सरकार जवाबदेह है, और सरकार की जवाबदेही का एक समय भी होना चाहिए। मैं समझती हूँ कि जब हम अकाउंटेबिलिटी को तय करने लगेंगे तो अपने आप जो पेंडिंग होने की प्रक्रिया है उस पर पूर्ण विराम लगना चाहिए, और मुझे उम्मीद है कि हमारी नई सरकार के साथ एक अच्छी पहल होगी और कहीं ना कहीं जो पेंडिंग होने की टेंडेंसी है वो अपने आप मिनिमाइज होती जाएगी। क्या जवाबदेही तय होगी? मतलब क्या हम ये मान लें कि जब आपके रेल मंत्री ये कहेंगे कि हम 10 नई ट्रेन चलाने की घोषणा करते हैं तो नीचे एक लाइन ये भी होगी कि जो अगले 15 दिन में चलनी शुरू हो जाएंगी? क्या ऐसी जवाबदेही होगी? सबसे बड़ी बात आपने बिल्कुल सही कही कि जो बात हम रेल बजट में रखते हैं उसकी जवाबदेही बहुत जरूरी है। जवाबदेही नहीं होगी तो वो जैसा होता चला आया है पहले से लेकर वैसा ही होता रहेगा कि रेल मिनिस्टर अपना बजट पढ़ेगा और बड़ी कुछ उसमें वाई होगी, जो है टेबल थपथपाए जाएंगे और उसके बाद रेल मंत्री भी भूल जाता है और हम लोग भी उसके लिए जो है प्रश्न उनके सामने नहीं रखते हैं। आज आवश्यकता इस बात की कि जो हम कहें, कम से कम हाउस में हम जो कहें और जो रेल बजट में हम जो बात कहें उसको पूरा करने के लिए जो है वो रेल मंत्रालय भी प्रतिबद्ध होना चाहिए, और हम लोग जो सांसद वहां पर बैठे हैं जिनके सामने वो पढ़ा जाता है वो भी कम से कम समय समय पर उसको रेल मंत्री के सामने इस बात को रखने का प्रयास करते रहें, याद उनको दिलाते रहें। जी, अगर जवाबदेही होगी, आपने सही प्रश्न उठाया कि जवाबदेही होगी तो सरकार बेहतर चलेगी, जनता के प्रति जो है। राजेश जी, एक चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा सर, जब आप रेलवे को सामाजिक उत्तरदायित्व के तौर पर देखते हैं तो केवल केंद्र की ही जिम्मेदारी क्यों? कॉस्ट शेयरिंग प्रोजेक्ट एक योजना चलती है जो यूपीए ने ही शुरू की थी, जिसमें राज्य सरकारें भी आगे आ सकती हैं और ये कह सकती हैं कि हम आपको आर्थिक मदद दे रहे हैं, भागीदारी है, आप हमारे क्षेत्र में रेलवे का विकास कीजिए। आपको नहीं लगता कि राज्यों को भी आगे आना चाहिए? सिर्फ राजनीति क्यों, विरोध क्यों? बिल्कुल आना चाहिए। और जब संघीय ढांचा की बात होती है और जब राज्य अपने सारे अधिकारों के लिए हमेशा बातें उठाती रही है तो ये इन जिम्मेदारी से वो नहीं मुकर सकती है। एक और मैं धन्यवाद देता हूँ, जवाबदेह, विश्वसनीयता और प्रतिबद्धता की बात ये करते हैं। मुझे खुशी होगी कि जिस जवाबदेह, विश्वसनीयता और प्रतिबद्धता की बात उठाए हैं ये निश्चित रूप से हम देखना चाहेंगे अच्छे दिन, 6 महीने, क्योंकि ऐसा हो नहीं पाया। पिछली सरकारों ने जो कुछ रेल बजट में पेश किया उसका अब तक जवाब नहीं दिखा। नहीं, हम जी पिछली सरकारों ने रेल बजट में जो बातें कही हैं उनमें से अधिकांश कहीं पीछे दिखती नहीं, बिल्कुल, इसलिए जवाबदेही का सवाल उठता है। मैं एक बात को कहना चाहूंगा बहुत ही विनम्रता के साथ, जो गलत है गलत है। मैं यह बात सही है कि मेरा रेल मंत्रालय बहुत
डेवलप किया है, बहुत आगे बढ़ा है। लेकिन जो लंबित मामले हैं, जिन बातों को सरकार ने कही है, जो सदन में कहा गया, चाहे सुरक्षा से जुड़ा सवाल हो, चाहे महिलाओं से जुड़ा सवाल हो, चाहे किसानों से जुड़ा सवाल हो, चाहे समय पर रेलवे के पहुंचने का सवाल हो, आज भी 3 घंटे 4 घंटे 6 घंटे विलंब से रेलवे का, ये निश्चित रूप से इन चीजों से कोई भी सरकार, चलिए जवाबदेही की हमारी बात सरकार अच्छी है, होना नहीं चाहिए। भाग सकती। तमाम सांसद हम ये उससे- कहते हैं कि उससे रेल मुकर मंत्री नहीं को भी सकते, जवाबदेही लेकिन अपनी हम तय नए करनी सरकार से अच्छे चाहिए। दिन की उम्मीद करेंगे। ठीक है, लेकिन अनुप्रिया जी, रेल बजट आते वक्त हर सांसद व्यक्तिगत हो जाता है, आपको क्या उम्मीदें हैं रेल मंत्री से कि आपके क्षेत्र में क्या कुछ हो जाना चाहिए, और क्या आपने भी मुलाकात कर ली है? देखिए, मैंने भी अपने प्रस्ताव रखे हैं और मैं समझती हूँ कि जितने भी 543 मेंबर बैठे हुए हैं सदन के अंदर, सबने अपने अपने रखे होंगे। लेकिन अगर मंत्री की दृष्टि से देखा जाए, मिनिस्ट्री की दृष्टि से देखा जाए, तो इतने सारे लोगों की इतनी सारी मांगे हैं और उनका एक स्पेसिफिक बजट है, तो सबकी सब बात तो अकोमोडेट नहीं हो सकती है। और कहीं ना कहीं ये प्रयास किया जाता है कि अपने जो लोगों की डिमांड्स आई हैं उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सबके लिए किया जाए जी। तो ये सोच लेना कि सब कुछ पूरा हो जाएगा, ये संभव नहीं है, ये स्वाभाविक नहीं है, ये व्यवहारिक नहीं है। लेकिन ये उम्मीद जरूर है कि कुछ ना कुछ जरूर हमारे क्षेत्र के लिए भी होगा। अच्छी बात है, चलिए हर क्षेत्र के लिए हो। लेकिन संजय जी, क्या कुछ पहली प्राथमिकता होनी चाहिए? वो सबसे पहले उन पर बात हो, लेकिन इन सब के बीच वित्त मंत्री से क्या कुछ उम्मीद करें? लंबित मामले आपको लगता है कि बड़ी चुनौती है, बहुत बड़ी चुनौती है, बहुत ज्यादा दबाव है रेल मंत्री के ऊपर? देखिए, रेल मंत्री के ऊपर दबाव हमेशा होता है और रेल मंत्री ये उम्मीद करता है कि पूरी सरकार और वित्त मंत्रालय उसको उसके टास्क को पूरा करने में मददगार बने जी, और जनता का भी सहयोग मिले। अगर रेल मंत्री चाहता है कि अच्छी सेवाएं हम दें, तो वो चाहेगा कि जनता से और सरकार से दोनों से सहयोग मिले, निजी क्षेत्र से भी मिले। अगर वो थोड़ा सा किराया भाड़ा बढ़ाने की बात करता है, प्रस्ताव देता है, तो जनता उसे सहन करने और आगे बेहतर सुविधाओं के एक्सपेक्टेशंस को लेके पॉजिटिव उसकर है। इसके अलावा गवर्नमेंट से वो उम्मीद करता है कि हमें बजटरी सपोर्ट मिले बेहतर। इसके अलावा निजी क्षेत्र से वो चाहता है कि वो पीपीपी प्रोजेक्ट्स में आके पैसा लगावे। बिल्कुल, अगर इन चीजों का बैलेंस सही रहता है तो कुछ काम हो जाता है। अगर बैलेंसिंग एक्ट नहीं है, सिर्फ उसने ये उम्मीद की कि बजट से मिल जाए। लेकिन क्या इतनी तो उम्मीद की जाए कि आप नई ट्रेनों को, नई घोषणाओं को का ऐलान करने से पहले, योजनाओं का ऐलान करने से पहले जो पुरानी लंबित हैं, पहले एक बार उसका स्टेटस भी चेक कर लिया जाए, उनको आगे बढ़ाया जाए नए ऐलानों से पहले? बिल्कुल सही है। स्टेटस तो कितनी बार श्वेत पत्र आ चुके हैं। नीतीश जी अपने वक्त में श्वेत पत्र लाए, फिर ममता जी लाई। बिल्कुल, उसमें उसमें बताते हैं कि आपके 250 तो एकदम डायरेक्ट ऐसी जो 50 साल में पूरी होंगी, ऐसी 250 प्रोजेक्ट्स हैं। ठीक है, तो जो लंबित परियोजना है उनका क्या हो रहा है, इस पर भी बात हो तो ज्यादा बेहतर है। और नई सरकार कितनी गंभीर है उन लंबित परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए, ये भी देखना होगा, क्योंकि लाखों करोड़ रुपया उन लंबित परियोजनाओं पर खर्च हो चुका है। ऐसे में उनको बंद कर देना भी सही नहीं होगा। आपका और हमारा ही पैसा है जिनसे वो परियोजनाएं आगे बढ़ी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों का कार्यक्रम में समय निकालने के लिए और तमाम मुद्दों पर अपना अनुभव साझा करने के लिए। देखते हैं रेल मंत्री अपने पिटारे से क्या कुछ निकालते हैं। तो अब से कुछ देर में आप देख सकेंगे लोकसभा का सीधा प्रसारण 11 बजे और 12 बजे रेल मंत्री पेश करेंगे रेल बजट 2014-15। बहुत बहुत शुक्रिया एजेंडा देखने के लिए। नमस्कार।